16 सितंबर 1857 शाहजहानाबाद, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज फौजों के जुल्म, गोलियों की गूंज, लाशों और खून से भर गया था। 10 मई 1857 को शुरू हुई बगावत ने दिल्ली को एक बार फिर तारीख के मंजर आम पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे पहले भी यही दिल्ली मुगल सल्तनत का मरकज रह चुकी थी, जहां शाहजहानाबाद की शान व शौकत और इल्म फन ने पूरे हिंदुस्तान को अजमत और रोशनी अता की थी। मगर अब 1857 में वही दिल्ली इनकलाब का मरकज बन गई। इसी इनकलाब की जद्दोजहद के दौरान एक 77 साल का सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग कलम को अपनी ताकत बनाकर अपने शहर में इनकलाब की आवाज़ उठाता रहा। आपने जंगे आज़ादी के मशहूर सिपाहियों के नाम ज़रूर सुने होंगे, जैसे बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। लेकिन क्या आप उस बुजुर्ग का नाम जानते हैं जिसके हाथ में तलवार नहीं, सिर्फ कलम था, और जिसकी लिखी हुई खबरें अंग्रेज़ों के लिए तोपों से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई थी? ये थे मौलवी मोहम्मद बाक़िर, दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर और ओनर। आइए जानते हैं उस शख्स को जो उर्दू सहाफ़त का फ़ख्र और जंग आज़ादी की अहम आवाज़ बन गए। 1780 शहर इल्म का घर था और मौलवी बाक़िर का बचपन भी इल्म के माहौल में गुजरा। उनके वालिद मौलाना मोहम्मद अकबर शहर के जाने माने रिलीजियस स्कॉलर हुआ करते थे। उनकी जो तालीम थी, इब्तदाई तालीम जो थी, वो घर पर हुई। और आप जानती हैं कि जो शिया घराने होते हैं उनमें बच्चों को घर पर तालीम दी जाती है, और वो तमाम जो शिया अक़ीदे के एतबार से जितनी भी तालीम हो सकती है वो दी जाती है बहुत मज़बूत तरीक़े से। लेकिन मौलवी मोहम्मद बाक़िर को सिर्फ शिया मुज्तहिद ने ही तालीम नहीं दी, बल्कि एक सुन्नी आलिम थे, अब्दुल गफ़्फ़ार उनका नाम था, उन्होंने भी उनको तालीम दी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो तालीम और तरबियत हुई वो सिर्फ़ एक ही नुक्ता नज़र से नहीं हुई। वो उन्होंने शियत की भी तालीम हासिल की, और एक सुन्नी आलिम से भी बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये था कि इनको एक भरपूर, एक मुकम्मल आलिम बनाया जाए और उनमें कोई कमी न रह जाए ज़बान के एतबार से, क्योंकि वो ज़बानदानी में बहुत इख्तिसास था उनको। वो अरबी, फ़ारसी, उर्दू खूब जानते थे, बहुत अच्छी तरह जानते थे। 1825 में मौलवी बाक़िर ने दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली कॉलेज, जो पहले मदरसा गाज़ीउद्दीन के नाम से जाना जाता था, महज एक आम इदारा नहीं था, बल्कि मौलाना कासिम नानोतवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मास्टर रामचंद्र, इमाम बख्श सहबई, रायचंद केदारनाथ, डिप्टी नज़ीर अहमद और इब्राहिम ज़ौक़ जैसी बड़ी शख्सियतों ने भी इस इदारे से तालीम हासिल की थी। ये जो जगह है ये गाज़ीउद्दीन मदरसा हुआ करता था। ये लेट 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, पर उसके बाद जब मुग़ल एम्पायर का जब ज़वाल होना शुरू हुआ तो वो मदरसा भी थोड़ा सा रन डाउन हो गया था। बट जब ब्रिटिश आए 1803 में, उसके बाद इस पुराने मदरसे में एक कॉलेज खोला। सरकारी मदरसा बोलते थे उसको, सरकारी मदरसा जो था, और उसमें एक नई तालीम देना शुरू किया। वेस्टर्न साइंसेस थे, उसको भी इंक्लूड किया, पर साथ ही साथ देयर वाज आल्सो अरबिक, फ़ारसी, और जो संस्कृत पढ़ाई जाती थी वो भी पढ़ाई जाती थी, और साथ ही साथ में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो अंग्रेज़ी भी था और क्लासेस उर्दू में भी होती। इत्मादुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ अवध के जो वज़ीर थे, फ़ज़ल अली खान, ये नवाब के जो वज़ीर थे इत्मादुद्दौला, उन्होंने 1,70,000 रुपये बोला कि मैं तालीम के लिए, मैं एजुकेशन के लिए दिल्ली में इसको खर्च करना चाहता हूँ। और फिर गवर्नमेंट उन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ लगा दीजिए सरकारी मदरसे में। तो उस वो जो रकम थी उससे यहाँ पे ये जो तालीम है जिस किस्म की जो मैं बोल रही हूँ वो शुरू हुआ, और उसी में
1827 का जब हम रिकॉर्ड देखते हैं कॉलेज का, उसमें देखते हैं कि मोहम्मद बाकिर का नाम है। वो अरबी की क्लास में थे उस वक्त और अरबी की तीसरी क्लास में थे। 25 से शायद उन्होंने ज्वाइन किया होगा और वो पढ़ रहे थे। दिल्ली कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद मौलवी बाकिर ने 6 साल दिल्ली कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक तहसीलदार के तौर पर काम किया। लेकिन वहाँ पर मसला ये था कि तनख्वाह उनकी बहुत कम थी। 150 रुपये माहाना उनको तनख्वाह मिलती थी। तो वो उन्होंने जो नौकरी छोड़ी, सरकारी मुलाजमत अंग्रेज़ की छोड़ी, वो तनख्वाह की वजह से छोड़ी। फिर इस बीच में ये हुआ कि जो प्रिंसिपल टेलर थे इसके दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने प्रेस एक मशीन ख़रीदी थी कॉलेज के लिए। वो कॉलेज की जो मशीन थी वो बात को उन्होंने फ़रोख्त की मौलवी मोहम्मद बाकर के हाथों, और उन्होंने उसी के ज़रिए से फिर ये 1836 में इस अखबार की बुनियाद डाली, दिल्ली उर्दू अखबार की। 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि उनके जुल्म की खबर लंदन तक ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने प्रेस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट और लाइसेंसिंग रेगुलेशन जैसे कानून बनाए गए, जिनके तहत अखबार छापने के लिए पहले इजाज़त लेना ज़रूरी था। बिना इजाज़त के अखबार छापने पर 400 रुपये का जुर्माना तो था ही, उसके साथ साथ प्रेस को बंद कर देना और कभी कभी जेल की सज़ा भी आम थी। 1835 में लॉर्ड मेटकाल्फ ने यह कानून हटा दिए, जिसके बाद उन्हें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाने लगा। इसी दौर में मौलवी बाकिर ने दिल्ली उर्दू अखबार छापना शुरू किया। जब मौलवी मोहम्मद बाकर अखबार निकाल रहे थे तो उस ज़माने की जो अदबी सरगर्मियाँ हैं, यानी लिटरेरी एक्टिविटीज़ जितनी थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, उसकी ख़बरें दिल्ली उर्दू अखबार में छपती थी, और ज़ौक़ का कलाम भी उसमें छपता था। अच्छा, ज़ौक़ की और गालिब की बड़ी चपकलश थी आपस में, तो गालिब के ख़िलाफ़ ख़बरें भी इसमें छपती थी। और आपको मालूम होगा कि जब एक बार गालिब गली कासिम जान में कमारबाजी में पकड़े गए जुआ खेलते हुए, तो उसकी सबसे दिल्ली उर्दू अखबार ने शाये की। ये अखबार उस दौर के बाकी अखबारात की तरह सिर्फ शायरी या अदब तक महदूद नहीं था, बल्कि ये समाजी और सियासी हालत का भी आईना था। 21 साल के लंबे अरसे तक चलने वाले इस अखबार ने आवाम के बुनियादी मसाइल उठाए, और इस तरह ये अखबार इनकलाब की एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरा। उस वक्त उनका काम ये था, वो अपना काम जैसे देखते थे, वो ये समझते थे कि मेरा काम है कि मैं सरकार से सवाल उठाऊं, कि सरकार हर चीज़ पे वो सवाल उठाते थे। उनके अखबार में निकलता था कि पुलिस काम नहीं कर रही है ठीक से, सड़कें ख़राब हो रही हैं, बहुत एवरीडे चीज़ों के ऊपर भी, और फिर बड़ी पॉलिसीज़ के ऊपर भी। किस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर दिल्ली उर्दू अखबार में कहा स्टोरीज़ लिखी जाती थी कि जॉब्स नहीं हैं, हाँ, या फिर रेसिज्म है गवर्नमेंट में, कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उनको कम सैलरी मिलती है बनिस्बत यूरोपियन के। तो इस तरह की चीज़ें वो लाते थे। एक और चीज़ जो कि दिल्ली उर्दू अखबार में हमें देखी जाती है कि सोशल रिफॉर्म के ऊपर भी बहुत बात हुई। वो एक सही मायनों में उनमें एक इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट है, वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल है जो कई चीज़ों पे डिबेट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए ये सब चीज़ें लोगों के सामने आएँ, सरकार के सामने आए। तो वो एक क्रिटिकल रुख उनका है। कश्मीरी गेट के पास बाकिर ने एक इमामबाड़ा बनवाया था। ये इमामबाड़ा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उर्दू अदब का मरकज़ भी था। यहाँ पर उस दौर के मशहूर शायरों की महफिलें सजती थीं, जिसमें मीर मोहम्मद मोमिन और शेख इब्राहिम ज़ौक़ जैसे उस्ताद शायर भी शामिल होते थे। इस इमामबाड़े की ख़ास बात यह थी कि बाकिर साहब ने यहाँ तबर्रा यानी दूसरे सहाबा पर लानत भेजना, इसके लिए सख्ती से मना किया था। उस दौर में यह कदम एक विजनरी स्टेप था जो तमाम फ़िरक़ों के लिए एहतराम की निशानी बना।
इसी इमामबाड़े में उनका प्रेस भी हुआ करता था। और ये जो अब हम देख रहे हैं बिल्डिंग, आज़ाद मंजिल इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बड़ी अहम बिल्डिंग है बिकॉज यहाँ पे मोहम्मद बाकिर ने एक प्रेस लगाया और वो उसके लिए एक थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड चाहिए कि दिल्ली उर्दू अखबार जो कि 1837 में जिसकी शुरुआत हुई बराए प्रिंटर और पब्लिशर के हमें दिखेगा, तो वो प्रिंटर और पब्लिशर थे, उनके घर में प्रेस बल्कि लगी हुई थी। तो ये बहुत ही ऐसी इतनी इम्पोर्टेंस है इस बिल्डिंग की कि हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली उर्दू अखबार, जो उर्दू का एक बहुत ज़रूरी अखबार है, और इस घर में यहाँ पे प्रेस लगती है और यहाँ पे यहाँ से ये पब्लिश होके आता है। 1857 की बगावत जब भड़क उठी, दिल्ली ने भी उसकी दस्तक महसूस की। जब बगावत मेरठ से भड़की और लखनऊ की गलियों में बेचैनी फैली, तो इन वाक़यात को सबसे पहले आवाम तक पहुंचाने वाला दिल्ली उर्दू अखबार ही था। पर हुआ ये कि जब 1857 का जब रिवोल्ट जब हो गया और अंग्रेजी सरकार बिल्कुल दिल्ली से बाहर हो गई और दिल्ली में एक आज़ाद सरकार का फाउंडेशन हुआ, उस वक्त मोहम्मद बाकिर ने जो लिखना शुरू किया, उन्होंने कहा कि देखिए लोग डर के रहते थे, हम लोग कह नहीं पाते थे क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार थी, पर अब हमने अंग्रेज़ी सरकार को यहाँ से निकाल दिया है, अब हम लोग खुल के इसके बारे में बात कर सकते हैं। और उन्होंने उसके बाद बहुत कुछ लिखा। एक तो ये कि अंग्रेज़ी सरकार ख़राब क्यों है, उन्होंने एक तो कहा, और हमेशा ये जब ये बात करते थे हमेशा मुग़लों से कंपैरिजन करते थे अंग्रेज़ों का। तो ये एक चीज़ जो कहते हैं कि जो अंग्रेज़ी सरकारें बहुत रेस के ऊपर चलती है, तो हिंदुस्तानियों को वो काला आदमी कहते हैं और ऐसा कह के आपको हर कोई बड़े ओहदे से या हटा के रखते हैं, आपको और आपसे सलूक बहुत बुरा करते हैं। तो ये चीज़ें वो एक तो रेसिज्म के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी बात करते हैं वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको हम बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ जाके हमने कहा, बट वो समझते हैं इसको कि जो ये सरकार है वो ये खराब इसलिए है क्योंकि बनिस्बत मुग़लों के जो बाहर से आए थे शुरू में, पर यहीं के होके रह गए और यहीं पे रहे, यहीं पे उन्होंने और आखिर तक यहीं रहे, कहीं उठ के चले नहीं गए, और ना ही वो कहीं यहाँ का माल इकट्ठा करके कहीं और भेजते थे हम। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो यहाँ हिंदुस्तान के ही थे। पर अंग्रेज़ तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो हमेशा जब यहाँ राज किया तो यहाँ से इन्होंने रेवेन्यूज़ इकट्ठे किए हैं, यहाँ से इन्होंने टैक्सेस इकट्ठे किए हैं, यहाँ से इन्होंने बड़ी बड़ी सैलरीज इकट्ठी की हैं, और इसको लेके ये अपने घर ले चलते हैं, एक अपने वतन ले चलते हैं। इन्होंने इसको अपना वतन कभी नहीं माना है। और मुग़ल ऐसे नहीं थे, मुग़ल एक तो रेसिस्ट नहीं थे, वो हमेशा हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी ज़बान बोलता हो, वो सब को अपनी रियाया समझा उन्होंने। 12 जुलाई 1857 में मौलवी बाकिर ने अपने अखबार का नाम अखबार-उज़-ज़फ़र रख दिया। अब ये सिर्फ अखबार नहीं, इनकलाब की ज़बान बन चुका था। असल में देखिए वो आखिरी दौर में बहादुर शाह ज़फ़र के बहुत करीब आ गए थे और इनके सिपहसालार की तरह से काम कर रहे थे। एक बार एक पलटन आ रही थी, वो लेकर के असला वहाँ से किसी इलाके से, तो वो उसे कुछ मेवातियों ने लूट लिया था, तो उसको वागुजार कराने के लिए मौलवी मोहम्मद बाकर को भेजा बहादुर शाह ज़फ़र ने, और ये उसको बचा करके लाए। तो इनकी बाद में बहुत कुर्बत हो गई थी बहादुर शाह ज़फ़र के साथ, और इन्होंने इसी बुनियाद पर इस अखबार का नाम अखबार-उज़-ज़फ़र किया। बाकिर खुद भी ज़फ़र की अदालत में जिम्मेदारियां निभाते थे, जहां उनका कलम और उनकी सोच इनकलाब की रूह बन चुकी थी। मगर ब्रिटिश हुकूमत के लिए खुली और बेबाक सहाफ़त एक ख़तरा था, क्योंकि इस अखबार में सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सीधी अपील मौजूद थी।
पर्टिकुलरली जब 1857 का जब रिवोल्ट शुरू होता है, तब वो इस मोड में बहुत हैं कि वो देखते हैं और आपको बताते हैं। और उन्होंने जब पहला जो अखबार निकलता है, ये वीकली अखबार होता था, तो 17 मई को जो निकलता है उसमें वो बताते हैं कि मैंने 11 मई को क्या देखा। मैं घर से निकला, मैंने ये देखा, मैंने देखा मैगजीन उड़ रही है, मैंने दिल्ली कॉलेज के सामने क्या देखा। उस जो आंखों देखा हाल जो बता रहे हैं ना, वो आपको बहुत दिखेगा उसमें। बाद में होता ये है कि बाद में उस टाइप का एक्शन कम हो जाता है। उसमें भी वो रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं, बस साथ साथ में उनका जो एडिटोरियल कमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने को सोचते हैं कि उनको एक और उनकी जो एक ड्यूटी है वो ये है, वो लोगों को समझाना भी है, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो एन आइडियोलॉग फॉर द रिवोल्ट ना, ही इज़ नॉट जस्ट अ जर्नलिस्ट। देखिए, इनका किला मोहल्ला से बड़ा ताल्लुक़ था, बहादुर शाह जफ़र से, और आना जाना भी था वहाँ पर। तो इनके अखबार की जो पॉलिसी थी बड़ी मुतवाज़िन पॉलिसी थी, एक मोतदिल पॉलिसी थी। कोई एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं थे ये, कि ये बहुत ज़्यादा जोश और जुनून के साथ लिखते हो। लेकिन ये जो रिवॉल्ट हुआ ना, इसने इनके जहन को बदला। ये जो बगावत हुई 1857 की, जो जंग आज़ादी छिड़ी और जो मज़ालिम अंग्रेज़ों ने किए, और जो कुछ उसकी रूट काज थी, मतलब ये जो आपको मालूम है पूरा जो वाक़या है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि देसी सिपाह को ये मालूम हुआ कि जो कारतूस उनको दिए जाते हैं उसमें हिंदुओं को तो गाय की चर्बी लगा करके दिए जाते हैं, और मुसलमानों को जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें सूअर की चर्बी होती है। इससे सिपाह ने रिवॉल्ट किया। जो देसी सिपाह थी, देसी हिंदुस्तानी अफवाज थी, उन्होंने जो बगावत की वो इस वजह से कि उनके मज़हब के और उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे थे अंग्रेज़। बाद में उन्होंने एक फतवा एक पोस्टर की शक्ल में निकाला, उसका जवाब मौलवी मोहम्मद बाकर ने अपने अखबार में छापा कि ये झूठ है और ये गलत बयानी की जा रही है, और ये हकीकत में ऐसा होता था कि इस तरह से लोगों के मज़हब को, उनके अक़ीदे को ख़राब करने के लिए इस तरह के कारतूस दिए जाते थे। तो इनके अंदर जो तब्दीली पैदा हुई ना, वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद पैदा हुई, और एकदम से ये बिल्कुल एंटी ब्रिटिश हो गए। 14 जून के इशू में दिल्ली उर्दू अखबार ने अपील की कि हिंदू मुस्लिम अपने अपने मज़हबों पे कायम रहें और अपने मज़हब और लीडरों से इंस्पिरेशन लें। जहां उन्होंने मुसलमानों को जंगे बद्र याद दिलाया, तो वहीं हिंदू भाइयों से कहा कि अंग्रेज़ हमारे यकसर दुश्मन हैं, और अंग्रेज़ों को रावण से तशबीह दी। अगर हम रामायण की कहानी सुने तो कैसे राम ने अपनी छोटी सी सेना के साथ रावण, जो कि इतना स्ट्रांग था, इतना शक्तिशाली था, उसको हरा दिया। या फिर आप देखिए कि कृष्ण ने कंस को हरा दिया। तो इस तरह से वो हौसला अफजाई लोगों की करना चाहते हैं कि आप लोग डटे रहिए, आप लोग अंग्रेज़ों से लड़ते रहिए। आपको लगेगा कि आप ये इतनी बड़ी फौज से हम कैसे लड़ेंगे, पर आप कर सकते हैं। तो वो उस किस्म का जो आइडियोलॉग है मोहम्मद बाकिर में, वो भी है, और वो एक खास वजह है, क्योंकि वो एक मूवमेंट ऐसा है ना 1857 का, कि उनको लगता है कि मुझे लड़ना है। जब अंग्रेज़ों ने जामा मस्जिद की दीवारों पर एक पोस्टर चिपकाया जिसमें उन्होंने अपने आप को अहले किताब कहकर मुसलमानों को बहकाने की कोशिश की गई और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का पैगाम दिया गया, तब ये साफ था कि डिवाइड एंड रूल की सियासत चल रही है। मगर 5 जुलाई 1857 के दिल्ली उर्दू अखबार के इशू में मौलवी बाकिर ने इस पोस्टर का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने उस अपील को गलत करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तानियों को ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। बाकिर ने खुले तौर पर आवाम को पैगाम दिया कि असली ताकत एकता में है, और इनकलाब के दौर में मुसलमान और हिंदू दोनों को इकट्ठा रहकर अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा रहना होगा। वो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी बात बहुत करते हैं, कहते हैं कि हम लोग एक ही हैं। हम और किस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं,
हम अहले वतन, वो लिखते हैं कि हाँ, ये समय आ गया है कि हम लोग सब एक साथ मिल के आएँ। और कहते हैं जो भी लोग इस शहर में रहते हैं, जो और दिल्ली वालों से मुखातिब हैं उस वक्त वो, और वो कहते हैं कि सबको चाहिए कि वो सब एक तरफ एक साथ हो जाएं। और वो कहते हैं कि चाहे सिख हैं या अफ़गान हैं, जो भी यहाँ रहता है। और देखिए उनका इतना बड़ा स्कोप है, वो ये नहीं सोचते हैं कि आपका कि आप कहाँ से आए हैं, वो नहीं है। अब आके आप यहाँ रह रहे हैं तो आप यहाँ के हैं। हाँ, अफगानों को, सिखों को, सबको दिल्ली वाला और हिंदुस्तानी समझते हैं वो। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने खुद शिकायत की कि नेटिव प्रेस लोगों में बगावत की भावना फैला रही है। ब्रिटिश हुकूमत अब समझ गई थी कि बाकिर का अखबार खतरा है। उनकी सहाफत ने अंग्रेज हुक्मरानी के खिलाफ ज़बान हाल बनकर हैरत अंगेज असर छोड़ा। इसलिए जब ब्रिटिश फौज ने शाहजहानाबाद पर दोबारा गिरफ्त मजबूत की, बाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, वो प्रिंसिपल टेलर जो थे वो इनके दोस्त थे और बहुत करीबी दोस्त थे। जब ये गदर हुआ पूरा, तो प्रिंसिपल टेलर ने अपनी जान बचाने के लिए मौलवी मोहम्मद बाकर के घर में पनाह ली और छुप गया वहाँ पे। लेकिन बागियों को जब ये पता चल गया कि प्रिंसिपल टेलर जो हैं इनके घर में छुपे हुए हैं, तो उन्होंने अटैक किया उन पर। इन्होंने क्या किया कि रात में उनको घर से निकाला कि अब तुम्हारी जान यहाँ ख़तरे में है। तो वो वहाँ से निकले और उन्होंने एक पोटली सी दी। उस पोटली में अतालवी ज़बान में कुछ इबारत लिखी और कहा कि जब ये क़दर ख़त्म हो जाए तो तुम ये जो पहला अंग्रेज़ अफसर तुम्हें मिले उसको देना। जब प्रिंसिपल टेलर उनके घर से बाहर निकले तो बागियों ने उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा गया, कत्ल कर दिया। अब ये अतालवी ज़बान तो जानते नहीं थे। ये वो पोटली जो प्रिंसिपल टेलर की थी वो लेकर के निकले और उन्होंने वो मिस्टर स्प्रिंगर थे या कौन थे, नहीं वो दूसरे थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनको दी। हटसन, शायद हटसन नाम था, कि ये प्रिंसिपल टेलर ने ये पोटली आपको देने के लिए दी है। उस पर इबारत पढ़ने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ है प्रिंसिपल टेलर, तो उन्होंने बताया कि उनको मार दिया गया। तो उसी वक्त इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस वक्त मौलवी बाकर को गिरफ़्तार कर लिया और फिर उनके रोल की इंक्वायरी की कि इनका क्या किरदार रहा इस पूरे रिवॉल्ट में। तो पता ही चला कि ये पूरी तरह बागियों के साथ थे। अपने अखबार में भी उनका हौसले बढ़ा रहे थे, नज़में शाया कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसकी रिपोर्टिंग भी इन्होंने की जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। तो कुल मिलाकर के जो इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट थी, चार्जशीट तो नहीं बनी, लेकिन जो चार्जशीट उन्होंने जहन में तैयार की वो इन्होंने ये माना कि ये बागियों का साथ दे रहे थे और अंग्रेज़ों का मुखालफत कर रहे थे। तो इसलिए इनको बग़ैर किसी मुकदमे के चलाए हुए अरेस्ट करने के 2-3 दिन के बाद तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया। जब इस वक्त उनको उड़ाया गया उनकी 74 साल की उम्र थी। कुछ कहते हैं कि तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया, तो कुछ कहते हैं कि बंदूक से उनकी शहादत हुई। जब 1857 सितंबर 1857 में जब रिवोल्ट को सप्रेस किया ब्रिटिश ने और बहुत लोगों को मौत की सज़ा दी गई, उनमें मोहम्मद बाकर भी थे। उनके जो बेटे थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, वो भाग के उनको निकलना पड़ा और बल्कि उनके सारे घर और प्रेस और जो कुछ भी था वो सब तो लूट लिया गया, जला दिया गया। अंग्रेज़ों ने बिल्कुल उसको तहस नहस कर दिया। बाय द वे, एक चीज़ जो बार बार कही जाती है कि इनको तोप के सामने से ढक के, ऐसा कोई नहीं है। इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि वो एक नॉर्मली क्या होता था कि गोली मार देते थे। दैट वाज द जो शुरुआत में जो भी एग्जीक्यूशंस हुए हैं वो गोली मार के हुए हैं, या तो फायरिंग स्क्वाड से हुए हैं या फिर फांसी लगा के। तो वो चीज़ें थी। ये तोप का गोला वाली बात असल में सही नहीं है। मौलवी बाकर का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो कलम से आज़ादी की बात करते थे, सच लिखते थे और आवाम को जगाने की हिम्मत रखते थे। लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत के लिए ये सच सबसे बड़ा खतरा था।
शहर के किले के करीब गिरफ्तार होने के सिर्फ 2 दिन बाद 16 सितंबर 1857 को उन्हें फायरिंग स्क्वाड के जरिए शहीद कर दिया गया। ये सज़ा दी गई खूनी दरवाजे के पास, कश्मीरी गेट का वो दरवाज़ा जो 1857 की बगावत के दौरान खून से रंग गया था। सिर्फ मौलवी बाकिर ही नहीं बल्कि कई आज़ादी के मतवाले यहाँ शहीद कर दिए गए। इसी सिलसिले ने इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा बनाया क्योंकि अंग्रेज़ों ने हज़ारों बागियों को इस जगह बेदर्दी से कत्ल किया था। आज भी ये दरवाज़ा खामोश खड़ा है, लेकिन अपनी हर दीवार पर उसी खूनी तारीख का सबूत लिए हुए जहां इल्म और कलम के शहसवार मौलवी मोहम्मद बाकिर ने वतन की आज़ादी के खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। गोले से उड़ाया जा रहा था, तो इसी तरीके से किस तरीके से ये मुझे नहीं मालूम। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को ये खबर मिली तो उनके वो उसने साइस था कोई उनके जानने वाला अंग्रेज़ों में, उन्होंने कहा कि मुझे आखिरी दीदार करवा दो मेरे बाबा का, बाबा ही कहते होंगे ये लोग। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो ये भेष बदल के और इनके सामने जाके पहुँचे, ले जाए गए। तो वहाँ देखा उन्होंने और उनको एक नज़र उठा के बेटे को भी देखा, और बेटे को हमारे बड़े मामू कहते थे, महमूद है, कि उन्होंने इसको इस नज़र से देखा कि जैसे कह रहे हैं कि अच्छा बेटा खुदा हाफिज़। मौलवी मोहम्मद बाकिर की ज़िंदगी और उनकी सहाफ़त हमें ये याद दिलाती है कि जर्नलिज़म का असल मकसद हकीकत को तलाश करना है, उन लोगों के लिए आवाज़ बनना है जिनको खामोश कर दिया जाता है, और ज़िम्मेदारी के साथ खबर देना है जो मुआशरे को आगे बढ़ा सके। 1857 में जब उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया, उस वक्त सहाफ़त सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक अमानत और एक ज़िम्मेदारी थी। आज जब हम मीडिया की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, हमें याद करना चाहिए एक ऐसे सहाफ़ी को जो 1857 में अंग्रेज़ों की गोलियों के सामने अपने कलम को हथियार बनाकर खड़ा हुआ। वो थे मौलवी मोहम्मद बाकिर, सहाफ़त की आबरू के खातिर कुर्बान होने वाले पहले शहीद।